हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स चैप्टर। ये सेकंड चैप्टर है और नेशनल इनकम से बिल्कुल पहले आप क्या समझते हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आप समझेंगे, क्या क्या मेथड्स होते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स, वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन को ही कवर करेंगे नेशनल इनकम के। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। सो अगर आपने इसे अच्छी तरीके से समझा है तो आप डेफिनेटली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इनकम क्या है, क्योंकि हम नेशनल इनकम चैप्टर का नेम नेशनल इनकम है तो पता होना ज़रूरी है कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम मीन्स जो पूरे नेशन की इनकम है, पूरे नेशन में जनरेट की गई है इनकम। जब हम उसका सम टोटल करते हैं, पूरे कंट्री में जो इनकम जनरेट हुई है, जब हम उसका सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो हमें पता लगती है नेशनल इनकम की, हमारे नेशन की इनकम कितनी है। करेक्ट। अब हम सम टोटल किसका करते हैं? फैक्टर इनकम का। हमने पीछे जो समझा था, जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे समझा था कि फैक्टर इनकम कहाँ से जनरेट होती है। देखिए, अगर आपने कोई प्रोडक्शन करनी है आपकी फर्म ने, या आपने, यू आर अ प्रोड्यूसर, आपने कोई भी प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? यू नीड मनी, मीन्स यू नीड कैपिटल। तो उस कैपिटल को आपने कहीं से लिया होगा, मीन्स आपने डेट के फॉर्म में लिया होगा, तो उस पर आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट पे करोगे। आपने लेबर हायर किया होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो उस पर आप क्या दोगे? लेबर को वेजेस दोगे। आपने जो भी है आपने लैंड लिया होगा रेंट पे, तो आप उसके बदले में रेंट पे करोगे। सो दिस इज़ व्हाट? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, ये सब क्या है? दिस इज़ फैक्टर इनकम, या जिसे आप कहो फैक्टर पेमेंट। आप एज अ प्रोड्यूसर आपके लिए ये फैक्टर पेमेंट है, लेकिन आप जिसे दे रहे हो उसके लिए ये फैक्टर इनकम है, उसके लिए इनकम जनरेट हो रही है। फॉर से इफ़ आई एम पेइंग इंटरेस्ट टू द, जिससे भी मैंने डेट लिया है, मे बी अपने फ्रेंड से लिया है या मैंने बैंक से लिया है, सो मैं इंटरेस्ट पे करी तो वो उनके लिए क्या होगी? इनकम जनरेट हो रही है। मैंने लेबर को वेजेस दिए हैं तो वो उस लेबर के लिए क्या होगा? इनकम होगी। सो जब आप फैक्टर इनकम को सम करते हो तो वो क्या होता है? नेशनल इनकम। वो भी एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर के अंदर, फॉर से 26-27, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, उन्होंने बोला है द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है टर्म, हम अभी आगे समझेंगे, बट हमने नेशनल इनकम समझ लिया कि नेशनल इनकम इज़ व्हाट? व्हेन सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम्स is earned by the normal resident in an accounting year, that is called national income. I hope this much is clear. Next comes the national income में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहली फैक्टर इनकम्स और दूसरी इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। फैक्टर इनकम्स को हमने समझा कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है पेमेंट करता है हाउस होल्ड को। हमने बेसिकली दो ही सेक्टर्स पढ़े थे, फर्म एंड हाउस होल्ड। मैंने आपसे पीछे बात की थी जब मैंने रियल फ्लो, मनी फ्लो समझाया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी समझाया, तब मैंने आपसे कहा कि दो ही सेक्टर्स माने जाते हैं इकोनॉमी में। ये एजम्पशन है कि हाउस होल्ड है एंड प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड को, जो भी सर्विसेज हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सब चीज़ों की। अब देखो, कॉम्पनसेशन दिया गया है एम्प्लॉयज़ को, रेंट पे किया गया है लैंड पे, इंटरेस्ट दिया गया है कैपिटल पे, जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो सब क्या है? प्रोड्यूसिंग यूनिट की, फर्म की, वो फैक्टर पेमेंट है, और हाउस होल्ड के लिए वो फैक्टर इनकम है। इन्हीं सब के टोटल को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जब आप इनका सम कर देंगे यू गेट फैक्टर इनकम। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर इनकम अलग है ट्रांसफ़र इनकम से। ट्रांसफ़र इनकम होते हैं जब आपको कोई चीज़ चैरिटी में या डोनेशन में या एज अ गिफ्ट मिली है, जो चीज़ आपने मेहनत करके नहीं, मतलब कि ऐसी इनकम जो आपने मेहनत करके नहीं कमाई है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। आपको कहीं से गिफ्ट आया, आपका जन्मदिन था, आपकी रिलेटिव्स में से किसी ने आपके लिए गिफ्ट भेजा, आपके फ्रेंड ने आपको गिफ्ट किया कुछ, या आपके
आप चैरिटी में आपने कुछ दिया, डोनेशन मिला है आपको, सो ये सब चीज़ें क्या है, दीज आर ऑल ट्रांसफ़र इनकम्स। ये हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज दीज आर नॉट अर्नड इनकम्स, क्योंकि आपने इन्हें कमाया नहीं है। वेयर एज फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स जिन्हें आपने अर्न किया है, मेहनत करके कमाया है। सो इनमें डिफ्रेंसिएशन पता होना ज़रूरी है आपको, और ये जानना भी ज़रूरी है कि हम ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है कंट्री का? नॉर्मल रेजिडेंट जो कंट्री की मैं बात करूँ, जैसे इंडिया इज़ अ कंट्री, इंडिया में जो व्यक्ति रह रहा है उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। द वन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन कंट्री, जो आम तौर पे किसी भी कंट्री में रह रहा है व्यक्ति, हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री, कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो कंजम्पशन कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं वो सब परफॉर्म कर रहा है कंट्री के अंदर रहकर, तब हम उसे कहेंगे कि ये नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री का। सो बेसिकली दो चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं जब हम नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं, कि वो एक ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, रिसाइड कर रहा है कंट्री में, ठीक है, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में है, उसका बिजनेस है, उसका इन्वेस्टमेंट है, उसका फैमिली है, ठीक है, ये सब चीज़ें, वो कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है कंट्री में रहकर, तब हम उसे नॉर्मल रेजिडेंट कहेंगे। आई होप दिस मच इज़ क्लियर, ये पेज आपको क्लियर है। नोट्स आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसे ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने चैप्टर 1 की बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसकी केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर की हैं। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, उसके आंसर्स भी अपलोड हो गए होंगे, आप जाके ज़रूर चेक करिए। पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगी, चाहे स्लो चलेंगे हम, बट पूरा कंप्लीट करेंगे एंड बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम्स योर डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अभी तक हमने सिर्फ नेशनल इनकम समझा कि नेशनल इनकम क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स। फिर हमने समझा कि फैक्टर इनकम क्या होता है, फिर हमने फैक्टर इनकम को समझा तो हमने समझा कि ये ट्रांसफ़र इनकम से कैसे अलग होता है, फिर हमने समझा कि नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं। अब हम समझ रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम तो समझ लिया हमने, लेकिन डोमेस्टिक इनकम क्या होता है? Sum total of all factor incomes generated within domestic territory of a country। अब यहाँ पे दो चीज़ें बोलिए, नॉर्मल रेजिडेंट भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, नेशनल इनकम की अगर एक बार बात करें हम, द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। नॉर्मल रेजिडेंट हमने पढ़ा, ठीक है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और जो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है। अब वो नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम जनरेट कर रहा है, या फिर आउटसाइड द टेरिटरी रहकर इनकम जनरेट कर रहा है। आउटसाइड द रहकर नहीं, आउटसाइड द टेरिटरी इनकम जनरेट कर रहा है। कैसे? पहले नेशनल इनकम को समझते हैं, फिर डोमेस्टिक समझेंगे। पहले बड़ा समझ लेते हैं, फिर छोटा समझेंगे। नेशनल इनकम में हमने क्या समझा कि दो बातें बोली गई हैं कि फैक्टर इनकम अर्न की है उसने, किसने? नॉर्मल रेजिडेंट ने। नॉर्मल रेजिडेंट वो कहते हैं दो तरीके से हो सकता है। नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि उसने इनकम जनरेट की है इंडिया में रहकर। दूसरी चीज़, उसने इनकम जनरेट की है इंडिया में रहकर बट अदर किसी बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से। दो चीज़ें हैं। सपोजिटली एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने यहाँ बैठकर इंडिया में रहकर इंडिया में ही बिज़नेस करके पैसा कमाया, तो वो मेरा क्या हुआ? फैक्टर इनकम हुआ, ठीक है। मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट हूँ इंडिया की, ठीक है, इंडिया की नागरिक हूँ, यहाँ रिसाइड करती हूँ, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे, मेरा बिजनेस भी यहीं पे है, मैंने पैसा भी यहीं पे कमाया, तो यहाँ तो ये क्या होगा? नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा डेफिनेटली, ठीक है। अब मैं इंडिया की ही रेजिडेंट हूँ, इंडिया में ही रह रही हूँ, और मैंने यहाँ बैठकर फॉरेन के बच्चों को पढ़ाया, कोई भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कुछ भी। मैं वहाँ नहीं गई, फॉरेन किसी कंट्री में नहीं गई, मैं इंडिया में रहकर ही, इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट होकर ही बाहर से पैसा कमा के इंडिया में ला रही हूँ, तो वो भी इंडिया में इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, राइट।
सो दो चीज़ें कही गई हैं कि वो नॉर्मल रेजिडेंट जो है कंट्री का वो जनरेट कर सकता है इनकम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी अब अपना मैप देखते हैं जब कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, वेस्ट ईस्ट, जब साइड पे आप पूरा मैप अपने दिमाग में लाइए या मैप अपने सामने खोलिए, दैट इज़ व्हाट ज्योग्राफिकल बाउंड्री है आपकी। सो आप इंडिया में ही रहकर इंडिया में पैसा जनरेट कर रहे हैं, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, आप इंडिया में ही रहकर बाहर से पैसा जनरेट करके इंडिया में ला रहे हैं, ये दूसरी बात हो गई। आप नॉर्मल रेजिडेंट ही हैं, ठीक है, आप इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई करता है। अब चाहे आप इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं बैठकर, या फिर आप फॉरेन से पैसा इंडिया में ला रहे हैं, इंडिया में ही रहकर, दो चीज़ें हो गई। दिस इज़ नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दूसरी चीज़ अब समझते हैं डोमेस्टिक इनकम में क्या कहा गया। इसमें भी सम टोटल है सभी फैक्टर इनकम का जो जनरेट की गई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी इंडिया में ही रहकर मैंने इंडिया में ही बिजनेस करके पैसा कमाया, इतनी सी बात बोली गई है। यहाँ पे आउटसाइड द कंट्री नहीं जाएंगे हम। डोमेस्टिक यानी अपने ही अंदर घरेलू जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ है कि आप इंडिया में ही रहकर पैसा कमा रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, बाहर से कोई पैसा नहीं ला रहे हैं। इसलिए कहा गया है सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि हमने डोमेस्टिक और नेशनल इनकम को समझ लिया है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इसकी एक डेफिनेशन दी गई है थ्रू यूएन। इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। आप इंडिया का मैप देखोगे, दैट इज़ द जियोग्राफिकल बाउंड्री, और उसी बाउंड्री के विद इन जो भी लोग, जो भी कैपिटल, जो भी गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कि इससे बाहर नहीं जाएंगे, ये कंट्री से बाहर नहीं जाएंगे, इंडिया की टेरिटरी से बाहर नहीं जाएंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब ऐसे समझिए कि फॉरेन की कोई एम्बेसी इंडिया में लोकेटेड है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं मानी जाएगी। उसी तरीके से अगर इंडिया की कोई एम्बेसी फॉरेन में लोकेटेड है तो वो फॉरेन की एम्बेसी नहीं मानी जाएगी, वो इंडिया की एम्बेसी मानी जाएगी। चाहे उसमें लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन एम्बेसी जो किसी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, फॉर से फ्रांस में है हमारी एक एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी, तो उसमें मे बी फ्रांस के लोग काम कर रहे हो, वहाँ का जो स्टाफ है वो फ्रेंच पीपल हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वहाँ कि वो फ्रांस की ही हो, वो इंडियन टेरिटरी की मानी जाएगी। इंडिया का कोई शिप फॉरेन की किसी देश में चल रहा है तो वो इंडिया का माना जाएगा। वैसे ही अगर उसी तरीके से अगर फॉरेन का कोई यूएसए का कोई एयरक्राफ्ट या कोई शिप इंडिया में चल रहा है तो वो इंडिया का पार्ट नहीं माना जाएगा, वो यूएसए का पार्ट माना जाएगा। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि हमें ये समझ आ गया कि किसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे और किसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट कम्स योर कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक बड़ा टर्म है, डोमेस्टिक इनकम एक छोटा टर्म है। मीन्स डोमेस्टिक इनकम इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। Now, sum total of all the factor incomes generated within the domestic territory of a country during an accounting year. हमने इतना समझा बेसिकली नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में। नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तब मैंने आपसे क्या कहा कि डोमेस्टिक इनकम इज़ द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम का ही पार्ट है। सो जब मैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करूँगी तो मैं उसमें डोमेस्टिक इनकम भी कैलकुलेट करूँगी कि मेरी कंट्री में कितना पैसा जनरेट हुआ, मेरी कंट्री में कितना पैसा जनरेट हुआ, ठीक है, और प्लस मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, दैट विल बी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या टर्म है, ये बहुत न्यू है हमारे लिए, डेफिनेटली ये न्यू है आपके लिए। देखो जब भी नेट आ जाता है, NET नेट,
नेट का मतलब होता है कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, इसमें से भी कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। देखो, नेशनल इनकम का तो सिंपल फॉर्मूला आप समझे कि डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इतना क्लियर है। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया नहीं होगा क्वेश्चंस में, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है? मतलब ये कि एक व्यक्ति है जिसने इंडिया में रहकर पैसा कमाया, बाहर की किसी कंट्री से वो पैसा, मतलब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ, नॉर्मल रेजिडेंट, मैंने यहाँ बैठकर फ़ॉरेन के बच्चों को ट्यूशन दिया, या मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, फ़ॉरेन के बच्चों को, ठीक है, उन्हें स्टडी में हेल्प करती हूँ। सो वहाँ से मैंने पैसा जनरेट किया, वो मुझे अपनी करेंसी में पैसा भेजेंगे, देन मैं कन्वर्ट करूँगी उसे रुपीज़ में, एंड देन वो मेरे पास आएगा, राइट। उसी तरीके से अब ये इंडियन इकोनॉमी में ऐड हो जाएगा, मतलब नेशनल इनकम में, इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा डेफिनेटली। मैं बाहर से पैसा ला रही हूँ। अगर सेम चीज़ कहूँ मैं आपसे कि मैं फ़ॉरेन की रेजिडेंट, सपोज कर लो मैं यूएसए की रेजिडेंट हूँ और मैं वहाँ बैठकर इंडिया के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अगर तो मैं इंडिया से पैसा ला रही हूँ यूएसए में, तो वो यूएसए के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, मतलब इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, राइट। सो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से मुझे पैसा आ रहा है, यानी कि मैं इंडिया की रेजिडेंट हूँ और मैं यहाँ बैठकर फ़ॉरेन से पैसा कमा रही हूँ, तो यानी मैं फ़ॉरेन से पैसा इंडिया में ला रही हूँ, तो उसे हम अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। मैंने आपसे भी कहा कि हम उसे इनकम में इंक्लूड करेंगे, इसलिए हमने इसे डोमेस्टिक इनकम के साथ ऐड किया है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें यह भी क्लियर हुआ कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, बट इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया होगा, आपको इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी पूरी दुनिया है, जितनी भी कंट्रीज़ है, कहीं से भी आपने पैसा जनरेट किया है, उसे आप जनरेट करके इंडिया में ला रहे हो, इट इज़ अ गुड पॉजिटिव पॉइंट हो गया। माइनस क्या करोगे, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, कोई हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम करके पैसा यहाँ से खींच कर अपनी कंट्री में लेकर जा रहा है, कमा कर अपनी कंट्री में लेकर जा रहा है, यानी कि वो इंडिया से पैसा लेकर बाहर जा रहा है, किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है, पैसा जा रहा है हमारी कंट्री से, तो हम उसे क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, सो हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेसिकली। सो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, समझने वाली चीज़ है कि जो पैसा आ रहा है हमारी कंट्री में उसे ऐड करेंगे, जो पैसा जा रहा है हमारी कंट्री से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी से निकल के आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपसे कहा कि जब भी नेट वर्ड यूज़ होगा इट मीन्स कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हम माइनस कर रहे हैं। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमेशा कैलकुलेट करना, कई बार हो सकता है दिया भी हो, देयर आर चांसेस कि दिया हो, बट मोस्टली नहीं दिया होता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। सो आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट करना कैसे है। तो एक बार आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल गया, यू कैन फाइंड आउट नेशनल इनकम वेरी इजीली। डोमेस्टिक इनकम में जब आप ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो। So I hope this much is clear. If you have any doubt, please do let me know. I say again and again कि आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप पूछिए, I will definitely answer. अब हम समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। सो जीडीपी का मतलब होता है कि एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जब हम उसका टोटल कर देंगे तो हमें मिलता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कंट्री में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, ठीक है। सो इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during
the accounting year. आई होप दिस मच इज़ क्लियर कि आपको जीडीपी का मतलब समझ में आ गया है कि जीडीपी क्या होता है। उसके बाद अब हम समझते हैं नेशनल इनकम चैप्टर को समझने के लिए एंड उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कन्वर्जन करना। उससे पहले भी हम समझेंगे कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर ग्रॉस दिए रखा है आपको और आपको नेट पे जाना है, ग्रॉस दे रखा है और आपको नेट पे जाना है। अब आपको नहीं पता ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, आई विल एक्सप्लेन। सो समझेंगे कि ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको क्या करना है, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तब आपने क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर मार्केट प्राइस दे रखा है और फैक्टर कॉस्ट है, आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तब आप क्या करोगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तब आप क्या करोगे। ये भी एक चीज़ समझने वाली है। ठीक है, सो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है। ग्रॉस का मतलब होता है, सिंपल बोलो तो टोटल। इट मीन्स सब चीज़ों का, जितनी भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं इकोनॉमी के अंदर, उसका टोटल, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस। नेट मैंने आपको पीछे भी समझाया था अभी कि नेट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ठीक है, सो ग्रॉस मीन्स टोटल एंड नेट मीन्स कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्टेड है इसमें से। ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। ठीक है, अब समझेंगे, यहाँ मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ अ वाइडर टर्म, दिस इज़ अ स्मॉलर टर्म। ठीक है, ये एक बड़ा टर्म है और ये एक छोटा टर्म है, नेट। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम करेंगे क्या, आपको ग्रॉस दे रखा है, आपको नेट पे जाना है, आप माइनस करोगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, आप डेप्रीसिएशन माइनस करोगे। आप पूछोगे कि डेप्रीसिएशन क्यों माइनस करेंगे, डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप वो लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बताया हुआ है। डेप्रीसिएशन का मीनिंग होता है कि आपने फिक्स्ड एसेट पे रेगुलरली उन्हें यूज़ किया। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर से आपने कोई भी प्रोडक्ट की आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें आपने इक्विपमेंट्स यूज़ किए, उसमें आपने मशीनरी यूज़ की। सो जब आपने ये सब चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल किया किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, तो वो फिक्स्ड एसेट लगातार यूज़ होने के कारण जो है उनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टियर, जिसे हम कहते हैं। और डेप्रीसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, जैसे आपका मशीनरी, आपका प्लांट, आपके इक्विपमेंट्स, ये सब। सो इनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती है। सो उसके लिए पुरानी मशीनरीज़ को, इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, सो इसलिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने आपको बताया ग्रॉस इज़ अ वाइडर टर्म, ग्रॉस एक बड़ा टर्म है। बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे, और छोटे से बड़े पे आने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे छोटे से बड़े पे आने के लिए। इसको ऐसे समझेंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आपको नेट देगा, एंड देन अगर आपको ग्रॉस पे आना है, ग्रॉस निकालना है, तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन आपको देगा नेट, एंड नेट प्लस डेप्रिसिएशन आपको ग्रॉस देगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि हमें ये क्लियर है ग्रॉस एंड नेट का कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं आपका मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस का मतलब है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ मार्केट प्राइस एंड दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, दिस इज़ मार्केट प्राइस एंड दिस इज़ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसे बनाकर आप मार्केट में किस दाम पे बेचोगे। फॉर से आपने 100 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट बनाया है एंड 100 रुपीज़ का तो नहीं बेचोगे, उसको आप प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के ही बेचोगे। सो आपने सपोज़ कर लो 100 रुपीज़ लगे आपको बनाने में, आपने उसे सेल कितने में किया, 150 में, 50 रुपीज़ जोड़ के।
सो दिस इज़ योर मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज़ व्हाट फैक्टर कॉस्ट इज़। सो मार्केट प्राइस फिर से मैं कहूँगी एक बड़ा टर्म है, इट इज़ अ वाइडर टर्म। फैक्टर कॉस्ट एक छोटा टर्म है। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे और सब्सिडीज़ को ऐड करेंगे। नाउ व्हाट आर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट आर सब्सिडीज़, क्यों हम इन्हें माइनस या प्लस करेंगे। सी इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक एग्जांपल लें अगर हम, तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल है जैसे जीएसटी, जैसे एक्साइज ड्यूटी, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस, दीज आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फॉर से कि आपका कोई भी बिजनेस है और आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपीज़ का, ठीक है, आपने उसे कस्टमर को सेल किया जीएसटी ऐड करके। जीएसटी कितना ऐड किया आपने उसमें, फॉर से 18 रुपीज़ का जीएसटी आपने उसमें ऐड किया, तो वो कितने का हो गया, 118 रुपीज़ का हो गया आपका। सो आपने कस्टमर से कितने लिए, 118 रुपीज़ लिए उस प्रोडक्ट के, जबकि ये 18 रुपीज़ कौन था लायबल देने के लिए, बिजनेस, आप खुद, जो आपका बिजनेस है, बिजनेसमैन, वो लायबल था देने के लिए, लेकिन उसने किससे लिए, कस्टमर से, इनडायरेक्टली। सो इसलिए इसको एक इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, नाम दिया गया है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि ये बिजनेस इनडायरेक्टली कस्टमर से लेता है। आई होप दिस मच इज़ क्लियर। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप माइनस करोगे। देखो मार्केट प्राइस में आप टैक्सेस जोड़कर, ठीक है, फिर बेचते हो, देन यू सेल। अब जब मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, यानी कि मुझे ये जानना है कि वो बना कितने का था प्रोडक्ट, ठीक है, मुझे छोटे पे जाना है ना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, बड़े से छोटे पे आना है मुझे, तो मुझे माइनस करना होगा, तो मैं टैक्सेस लेस कर दूंगी तो मुझे फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। मार्केट प्राइस में से जब मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट, कि इतने पे बना था। करके देख लेते हैं कि 100 रुपये 118 का बना था हमारा प्रोडक्ट, सेल किया था हमने, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं, 18 के, कितना फैक्टर कॉस्ट आया, 100। यहीं ऊपर हमने यही चीज़ समझी थी। मार्केट प्राइस हमारा 118 है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे 18 हैं, और फैक्टर कॉस्ट कितना निकल के आया, 100, यानी कि हमें बनाने में कितने रुपए लगे थे, 100 रुपीज़ लगे थे प्रोडक्ट बनाने में। सब्सिडीज़ क्या है, अब ये समझ लेते हैं। सब्सिडी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट देता है बिजनेसेस को। सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी इज़ अ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है बिजनेसेस को। कौन देती है, गवर्नमेंट देती है बिजनेसेस को, उनका बिजनेस फेयरली कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए उनके बिज़नेस को, इसलिए गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। सब्सिडी फूड आइटम्स पे मिल सकती है, सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पे मिल सकती है, किसी भी चीज़ पे मिल सकती है जो गवर्नमेंट अलाउ करे, ठीक है। सो सब्सिडी को, व्हाट इज़ सब्सिडी, सब्सिडी इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस, सब्सिडी इज़ द फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है आपको, आपके बिज़नेस के लिए, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड सब्सिडी को हम ऐड क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। सब्सिडी को ऐड इसलिए किया जाता है क्योंकि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये एक बेनिफिट है, ये एक इंसेंटिव है आपके बिज़नेस के लिए, तो इसलिए इसको ऐड किया जाता है। सो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करते हैं और हम सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं, कि इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल कर और सब्सिडीज़ जोड़कर कितनी हमें हमारे पास फैक्टर कॉस्ट निकल के आ रही है, हम ये फाइंड आउट करते हैं। जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, यानी छोटे से बड़े पे जाना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
ऐड करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, नेट माने कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है, आपको पता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब आप ऐड कर दोगे, जब आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे सब्सिडीज़, तो आपके पास निकल के क्या आएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके पास निकल कर आएगा। कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज़ को माइनस कर रहे हो, नेट का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्सिडी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इज़ क्लियर कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड प्लस सब्सिडीज़ होगा, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए प्लस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट हम आते हैं अब कंसेप्ट पे, जिस पे हम समझेंगे नेशनल एंड डोमेस्टिक। नेशनल और डोमेस्टिक में देखते हैं कैसे हम नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, नेशनल एक बड़ा टर्म है, डोमेस्टिक एक छोटा टर्म है। बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में हम हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नो व्हाट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि ये क्या होता है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे ऐड करते हैं। आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि कब हमें माइनस करना है, कब हमें ऐड करना है। सिंपल, जब भी आपको बड़े से छोटे पे जाना है आप माइनस करोगे, और छोटे से बड़े पे जाना है तो आप ऐड करोगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको आसानी रहेगी समझने में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी पे जाना है, जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी पे जाना है मुझे। अब देखोगे ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इधर नेशनल प्रोडक्ट है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे नेशनल है। सो डोमेस्टिक से नेशनल, छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए क्या करते हैं, ये आप बताओगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ कि जीएनपी एमपी है एक तरफ और हमें किस पे जाना है, जीएनपी एफसी पे जाना है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे मार्केट प्राइस है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करते हैं, अभी समझा हमने, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस और सब्सिडीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर जीएनपी एफसी दे रखा है और इधर है जीडीपी एफसी, जीएनपी एफसी जीडीपी एफसी, फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही जीडीपी एफसी से एनडीपी एफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम है, यहाँ पे क्या है, ग्रॉस है, यहाँ पे क्या है, नेट है। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को लेस करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर एनडीपी एमपी है इधर और इधर है एनएनपी एमपी, सब कुछ सेम है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यहाँ पे नेशनल है। सो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल ऐड, क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम ऐड करेंगे इसमें। सो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जब हमें किसी भी टर्म्स को फाइंड आउट करना है, चाहे वो जीएनपी एमपी हो, चाहे वो एनएनपी एमपी हो, हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हमें कब क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल चीज़ याद रखनी है आपको, बड़े से छोटे पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट,
छोटे से बड़े पे आने के लिए हम ऐड करेंगे। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब अगर आपको इनका ये समझ में नहीं आया कि जीडीपी एमपी क्या है, जीएनपी एमपी क्या है, सिर्फ जीडीपी हमने समझा क्या है, मार्केट प्राइस हमने समझा था क्या है, मार्केट प्राइस कि जितने भी प्राइस पे आप बेचोगे दैट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट हमने समझा क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट भी हमने समझा दैट फैक्टर कॉस्ट इज कि जितने जो प्रोडक्ट बनाने में आपको कितनी कॉस्ट लगी, दैट इज़ योर फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी समझा, इसका फॉर्मूला भी चेक किया था। कई बार आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको फाइंड आउट करना होगा। हमने इनडायरेक्ट टैक्स समझा, हमने सब्सिडी समझा। जीएनपी एमपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको बोलने का तरीका क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स आपको और क्लैरिटी आएगी। ये जस्ट एक आपको ओवरव्यू दिया मैंने कि इस तरीके से आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है।